हेलो दोस्तों, मैं महेश कोयरी थिंक सर के इस क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग भारत में डच कंपनियों का आगमन विषय पे चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने भारत में पुर्तगालियों का आगमन विषय में चर्चा किया और देखा कि किस तरह से वो आए भारत में और किस तरह से अपना फैक्ट्री स्थापित किया। और उसके बाद हम लोग देखेंगे आज भारत में डच कंपनियों का आगमन। सबसे पहले भारत में आने वाली जो कंपनी थी वो पुर्तगाली थे और दूसरे नंबर पर आने वाली जो कंपनी है वो डच है। ठीक है, ये जो डच हैं ये नीदरलैंड के निवासी थे। डच और इनकी राजधानी जो थी एम्स्टर्डम। डचों की राजधानी क्या थी? एम्स्टर्डम। और नीदरलैंड का ही पुराना नाम हॉलैंड है। मतलब होता क्या है कि जब जो पुर्तगाली रहते हैं, जब ये व्यापार करते हैं भारत में, उस वक्त ये पुर्तगाली भारत से माल को लिस्बन ले जाते हैं। लिस्बन क्या है? तो पुर्तगालियों की राजधानी लिस्बन में पड़ती है और डचों की राजधानी एम्स्टर्डम है। तो पुर्तगाली क्या करते हैं, भारत से माल को उठाते हैं और ये लिस्बन में ले जाकर रखते हैं, जबकि डच क्या करते हैं, लिस्बन से माल को ले जाते हैं और कहाँ लेके जाते हैं, तो डचों का गोदाम कहाँ था? तो बेल्जियम में था। तो वो माल को बेल्जियम में रखते हैं। ठीक है, और बेल्जियम में रख कर माल को अगल बगल के देशों में वो बेचा करते थे। ये काम कौन करता था? तो डच का ये कार्य था। और इस तरह से डच व्यापारी क्या करते थे कि मुनाफा कमाया करते थे। लेकिन जब डचों के पास बहुत पैसा होने लगा तो डच व्यापारी सोचने लगे कि ये पुर्तगाली जहाँ से माल को लेके आ रहे हैं, यदि हम लोग वहीं से जाके माल को लेके आए तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, जितना कि अभी हो रहा है। मतलब अभी भी उन लोगों को फ़ायदा बहुत हो रहा है, अच्छा खासा। तो यदि पुर्तगाली जहाँ से माल को उठा कर लेके आ रहे हैं, अगर वो वहीं से माल को उठा कर लाएंगे तो उनको और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। यही सोचकर डच पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के बारे में सोचते हैं। और इसी सोच के साथ प्रथम डच अभियान 1596 में आता है पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए। लेकिन वो इंडिया नहीं आता है, वो कहाँ आता है? तो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर आता है। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो कार्नेलियस डी हाउटमैन ने किया था इसका नेतृत्व। इस तरह से वो इंडोनेशिया पहुंच जाते हैं। उसके बाद होता क्या है कि 1602 में जब डच संसद ने डचों को ये मंजूरी दे दी। क्या मंजूरी दे दी? कि आप 21 वर्षों तक पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकते हो, युद्ध कर सकते हो, संधि कर सकते हो, भूमि प्राप्त कर सकते हो, दुर्ग स्थापित कर सकते हो। ये सब जब अधिकार डच कंपनी को संसद के द्वारा मिल गया, तब वो भारत की ओर रुख करते हैं। और फिर भारत आने के लिए 1602 में ही क्या करते हैं कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं, जिसमें कि 6500 गिल्डर की पूंजी लगी रहती है। गिल्डर क्या होता है? तो गिल्डर डचों का जो मुद्रा होता है उसको गिल्डर कहा जाता है। डच जब यहाँ आते हैं तो सबसे पहला जो टारगेट करते हैं सूरत को करते हैं और मालाबार तट जो है केलर के तट पे जो है उस पर करते हैं। और कौन करता है? तो वाटर है, जो कि एक सेना नायक था। वो सबसे पहले सोचता है कि हम सूरत में हम लोग फैक्ट्री स्थापित करेंगे, या फिर मालाबार का जो तट है जो केरल में पड़ता है उस पर करेंगे। लेकिन वहाँ पर ये सक्सेस नहीं होता है। इन लोगों को प्रथम सफलता कहाँ मिलती है? तो 1605 में डचों को प्रथम सफलता मसूलीपट्टनम में मिलती है। और ये मसूलीपट्टनम में 1605 में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं। मसूलीपट्टनम कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। और फिर दसों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो 1610 में पुलिकट में स्थापित की। फिर उसके बाद 1616 में सूरत में स्थापित की। और इस तरह से वो फैक्ट्रियाँ स्थापित करते हुए चले जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले डचों के द्वारा जो बनाई गई फैक्ट्रियाँ हैं टोटल, उसको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो फैक्ट्री है मसूलीपट्टनम में बनाया जाता है 1605 में। फिर जो दूसरा फैक्ट्री है पुलिकट में बनाया जाता है 1610 में। फिर तीसरा फैक्ट्री सूरत में 1616 में। फिर विमलीपट्टनम में बनाया जाता है 1641 में। विमलीपट्टनम कहाँ पड़ता है? तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। फिर 1645 में कराईकल में बनाया जाता है। कराईकल कहाँ पड़ता है? तो पांडिचेरी में पड़ता है। फिर 1653 में चिंसूरा में बनाया जाता है। ठीक है, और चिंसूरा में जो फैक्ट्री रहती है उसको दुर्ग भी बना देते हैं और ये
डचों के द्वारा बनाया गया दूसरा दुर्ग रहता है। पहला दुर्ग वो कब बनाते हैं, तो जो मसूलीपट्टनम की जो फैक्ट्री रहता है 1605 में, इसी को ही वो दुर्ग बना देते हैं। डचों ने केवल 2 ही दुर्ग बनाया है, एक तो मसूलीपट्टनम में 1605 में और एक तो चिंसूरा में 1653 में। डचों ने केवल 2 दुर्ग बनाया है, मसूलीपट्टनम में और एक चिंसूरा में। फिर उसके बाद क्या करते हैं देखिए, तो 1653 के बाद 1658 में ये फैक्ट्री स्थापित करते हैं कासिम बाजार में, पटना में और बालासोर में। कासिम बाजार, पटना और बालासोर तीनों में 1658 में ही फैक्ट्री स्थापित करते हैं। फिर 1659 में नागपट्टिनम में स्थापित करते हैं फैक्ट्री। ये कहाँ पड़ता है, तो ये तमिलनाडु में पड़ता है। उसके बाद 1660 में गोलकुंडा में स्थापित करते हैं, गोलकुंडा जो कि केरल में पड़ता है। और उसके बाद 1663 में ये कोचीन में फैक्ट्री स्थापित करते हैं। कोचीन कहाँ पड़ता है, तो ये तेलंगाना में पड़ता है। इस तरह से डचों ने इतनी जगहों पर फैक्ट्रियां स्थापित कर ली थी और साथ ही साथ कुछ विदेशी जगहों पर भी इन लोगों ने कब्जा किया था। जैसे कि अम्बायना में 1605 में इन्होंने कब्जा किया था। फिर मसाला द्वीप, मसाला द्वीप किसको कहा जाता है, तो इंडोनेशिया को, जहाँ पर 1619 पर ही इन्होंने कब्जा किया था। उसके बाद 1658 में इन्होंने श्रीलंका पर कब्जा किया था, श्रीलंका को सिलोन भी कहा जाता है, ठीक है। और 1641 में मलक्का पर इन लोगों ने कब्जा किया था। मलक्का कहाँ पर पड़ता है, तो ये मलेशिया में पड़ता है। यदि हम लोग और डचों के बारे में बात करें, तो डचों का जो संबंध था सबके साथ बहुत अच्छा था और ये सबके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते थे, जबकि पुर्तगालियों का संबंध क्या था, सबसे बहुत खराब था। और डचों का मैत्रीपूर्ण संबंध होने के कारण जिससे क्या होता है कि कुछ शासक डचों पर से अपना कर तक हटा लेते हैं। जैसे कि जिंजी के सुल्तान ने कर हटा लिया था, गोलकुंडा के सुल्तान ने और मदुराई के सुल्तान ने, इन लोगों ने क्या किया था कि डचों पर से कर पूरी तरह हटा लिया था। और पुर्तगाली जो थे वो केवल यूरोप के साथ व्यापार करते थे, लेकिन डच यूरोप के साथ साथ दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में भी व्यापार करते थे। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश मतलब कौन कौन सा देश, तो जावा में, सुमात्रा, इंडोनेशिया, जापान, चीन, कंबोडिया, वियतनाम, हनोई, ये सब देशों के साथ व्यापार किया करते थे। और डच क्या करते थे कि मद्रास में स्थित जो मतलब मद्रास के दक्षिण में स्थित सदरसपट्टनम और ड्रासपट्टनम से सूती कपड़ों का व्यापार क्या करते थे। कुछ पॉइंट है जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि पुलिकट में डचों के समय में क्या होता था कि स्वर्ण पगोड़ा मतलब कि सिक्के ढाले जाते थे, ठीक है। और नील का निर्यात उस समय कहाँ से होता था, तो सूरत से और मसूलीपट्टनम से नील का निर्यात होता था। और ये भी क्वेश्चन आता है कि बंगाल में सबसे पहले डचों ने जो फैक्ट्री थी कब और कहाँ स्थापित की थी, तो बंगाल में सबसे पहले डचों ने पर जो प्रथम फैक्ट्री थी वो 1627 में पिपली में स्थापित की थी। साथ ही साथ हम लोग ये भी जान लेते हैं कि जो नील का उत्पादन और कपड़ों का जो रंगाई के लिए नागलवाचे और पोल कोल्लू उसमें प्रसिद्ध था। और जो डच थे वो 18% मुनाफा बांटने वाली पहली कंपनी थी जो कि अपने शेयर होल्डर्स को 18% का मुनाफा बांटती थी। अब चलिए जान लेते हैं डचों के पतन के बारे में। देखिए डचों का पतन कैसे होता है कि जब अंग्रेजों को 1717 में फर्रुखसियर का फरमान मिल जाता है, और फर्रुखसियर का फरमान को मैग्ना कार्टा भी कहा गया है, जिससे कि उन लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती है और जिससे कि क्या होता है कि डचों को उन सुविधाएं नहीं मिलती है और वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। और फिर 1759 में होता है बेदरा का युद्ध, और बेदरा का युद्ध में डच हार जाते हैं और अंग्रेज जीत जाते हैं। और इस युद्ध का नेतृत्व किसने किया था, तो लॉर्ड क्लाइव ने किया था, जिसने कि 1757 में लड़े गए प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किया था जिसने। और डचों की व्यापारिक व्यवस्था का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो 1722 ईस्वी के दस्तावेजों में मिलता है। यह कार्टेल अर्थात सहकारिता पर आधारित व्यवस्था थी, ठीक है। और जो कार्टेल शब्द वो कहाँ से निकला है, तो ये लैटिन भाषा के काटा शब्द से निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है, लिखित करार। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने भारत में डच कंपनियों का आगमन टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। हम लोग नेक्स्ट रोज देखेंगे भारत में अंग्रेजों का आगमन। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपको ऐसे ऐसे वीडियोज़ मिलते रहेंगे। आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।